ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 40। अजीब मुलाकात, जो पिछले चैप्टर का अगला भाग है। लड़की का जीवन सड़कों पर और लंदन के सबसे गंदे और खतरनाक इलाकों में बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी औरत होने का एक हिस्सा बचा हुआ था। जब उसने दरवाजे के पास किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनी, तो उसे यह सोचकर अपने भीतर गहरे शर्म का एहसास हुआ कि छोटे से कमरे में कुछ ही पलों में कितना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। वह इस शर्मिंदगी के बोझ तले दब गई और खुद को ऐसा महसूस किया जैसे वह उस व्यक्ति का सामना करने के काबिल नहीं, जिससे वह मिलने आई थी। लेकिन इन बेहतर भावनाओं के साथ उसकी खुद की गर्व भी संघर्ष कर रहा था, गर्व जो सबसे नीच और बर्बाद प्राणियों में भी होता है, जैसा कि ऊंचे और आत्मविश्वासी लोगों में होता है। चोरों और गुंडों की साथी, समाज की गिरा हुआ परित्यक्ता, जेलों और कैदखानों के अपराधियों की सहचरी, जिसे फांसी के साए में जीना पड़ा था, यहाँ तक कि इस गिरी हुई स्थिति में भी वह खुद को इतना गर्वित महसूस करती थी कि उस नारीत्व के कमजोर झलक को भी नहीं दिखाना चाहती थी, जिसे वह कमजोरी मानती थी, लेकिन वही झलक उसे उस मानवता से जोड़ती थी, जिसका बचपन से ही उसके जीवन ने अधिकांश हिस्सा खो दिया था। उसने अपने सिर को ऊंचा किया और देखा कि सामने एक दुबली और सुंदर लड़की खड़ी थी। फिर उसने अपने सिर को जमीन की ओर झुका लिया और बेपरवाही से कहा, तुमसे मिलना आसान नहीं है, बीबी। अगर मैंने बुरा मानकर यहाँ से चली जाती, जैसा कि कई लोग कर देते, तो तुम्हें इसका पछतावा होता, और सही वजह से। मुझे बहुत अफसोस है अगर किसी ने तुम्हारे साथ सख्ती से बर्ताव किया, रोज ने जवाब दिया। उसकी चिंता मत करो। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मैं वही हूं जिससे तुमने मिलने की बात की थी। इस उत्तर के दयालु स्वर, मीठी आवाज, कोमल बर्ताव और घमंड या गुस्से की गैरमौजूदगी ने लड़की को पूरी तरह से चौंका दिया, और वह रो पड़ी। ओह बीबी, बीबी, उसने अपने हाथों को चेहरे के सामने जोर से मिलाते हुए कहा, अगर तुम जैसी और महिलाएं होती, तो मुझ जैसी महिलाएं कम होती, सच में होती। बैठ जाओ, रोज ने गंभीरता से कहा। अगर तुम गरीबी या परेशानी में हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सच में खुश होऊंगी, अगर मैं कर सकी, सच में करूंगी। बैठ जाओ। मुझे खड़े रहने दो, बीबी, लड़की ने रोते हुए कहा, और मुझसे इतनी दया से तब तक मत बोलो जब तक तुम मुझे अच्छी तरह से न जान लो। समय बीत रहा है। क्या? क्या? दरवाजा बंद है? हाँ, रोज ने कहा, कुछ कदम पीछे हटते हुए, जैसे कि सहायता की जरूरत पड़ने पर वह नजदीक हो। क्यों? क्योंकि, लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे हाथों में अपनी जान और दूसरों की जान डालने वाली हूँ। मैं वही लड़की हूँ जिसने उस रात छोटे ओलिवर को फागिन के पास वापस खींचा था, जब वह पेंटनविल के घर से बाहर निकला था। तुम? रोज मेली ने कहा। हाँ बीबी, लड़की ने जवाब दिया। मैं वही बदनाम औरत हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है, जो चोरों के बीच रहती है, और जिसने जब से लंदन की सड़कों पर अपनी आंखें और इंद्रियां खोली हैं, कभी कोई बेहतर जीवन या दयालु शब्द नहीं सुने। भगवान मेरी मदद करें। तुम मुझसे दूर हटने में शर्म मत करो, बीबी। मैं जितनी बड़ी दिखती हूँ, उससे कम उम्र की हूँ, लेकिन मुझे इसकी आदत है। सबसे गरीब औरतें भी पीछे हट जाती हैं जब मैं भीड़ भाड़ वाले फुटपाथ पर चलती हूँ। ये कितनी भयानक बातें हैं, रोज ने कहा, अनजाने में अपने अजीब साथी से पीछे हटते हुए। भगवान का शुक्रिया करो, प्यारी बीबी, लड़की ने रोते हुए कहा, कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त थे जो तुम्हारा बचपन में ख्याल रखते थे, और तुमने कभी ठंड, भूख, हंगामे और नशे में डूबे जीवन का सामना नहीं किया, और उससे भी बुरी चीजों का, जिनका सामना मुझे जन्म से करना पड़ा है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि गली और नाली ही मेरे थे, और वहीं मेरी मौत का बिस्तर भी होगा।
मुझे तुम्हारी बहुत दया आती है, रोज ने रुंधे हुए स्वर में कहा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। भगवान तुम्हें तुम्हारी दयालुता के लिए आशीर्वाद दे, लड़की ने जवाब दिया। अगर तुम जानती कि मैं कभी कभी कैसी हो जाती हूँ तो सच में तुम मुझ पर दया करती। लेकिन मैं उन लोगों से बचकर यहाँ आई हूँ जो मुझे यकीनन मार डालते अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं यहाँ आई हूँ, ताकि तुम्हें वो बातें बता सकूं जो मैंने सुनी हैं। क्या तुम किसी आदमी को मोक्स नाम से जानती हो? नहीं, रोज ने कहा। वो तुम्हें जानता है, लड़की ने जवाब दिया, और जानता था कि तुम यहाँ हो क्योंकि मैंने उसे यह जगह बताते हुए सुना, और उसी से मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, रोज ने कहा। तो वो हमारे बीच किसी और नाम से जाना जाता है, लड़की ने जवाब दिया, जो मैं पहले ही थोड़ा सोच रही थी। कुछ समय पहले जब ओलिवर को पहली बार तुम्हारे घर लाया गया था, मैंने इस आदमी पर शक करते हुए अंधेरे में फैगिन और उसके बीच हो रही बातचीत को सुना। मैंने जो सुना उससे पता चला कि मोंक्स वही आदमी जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा। हाँ, रोज ने कहा, मैं समझ रही हूँ। वही मोंक्स, लड़की ने बात जारी रखी। उसे हमारे दो लड़कों के साथ अचानक देख लिया था जिस दिन हमने उसे पहली बार खोया था, और उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह वही बच्चा है जिसका वह पीछा कर रहा था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया क्यों। फैगिन के साथ एक सौदा तय हुआ था कि अगर ओलिवर वापस आ जाता तो उसे एक निश्चित रकम मिलेगी और उसे और भी पैसे मिलेंगे अगर वह उसे चोर बना देता, जो मोंक्स किसी खास मकसद के लिए चाहता था। किस मकसद के लिए? रोज ने पूछा। मैंने ये पता करने की उम्मीद में दीवार पर अपनी छाया देखकर सुना, लड़की ने कहा, और मेरे अलावा बहुत कम लोग होते जो समय पर वहां से निकल सकते थे ताकि पकड़े न जाएं। लेकिन मैं बच गई और मैंने उसे दोबारा कल रात तक नहीं देखा। और फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ, बीबी। कल रात वह फिर आया। फिर से वे ऊपर गए और मैंने खुद को इस तरह लपेट लिया कि मेरी छाया मुझे धोखा न दे, और फिर दरवाजे पर सुनने लगी। पहली बात जो मैंने सुनी वह थी मोंक्स की, तो लड़के की पहचान का एकमात्र सबूत नदी की गहराई में है, और बूढ़ी औरत जिसने उसे उसकी मां से लिया था वह अब अपनी कब्र में सड़ रही है। वे हंसे और उसकी इस कामयाबी की बात करने लगे, और मोंक्स लड़के के बारे में बोलते हुए और उत्तेजित होते हुए कहने लगा कि हालांकि उसने अब उस छोटे शैतान के पैसे सुरक्षित रख लिए हैं, वह चाहता कि मामला कुछ और होता, क्योंकि कितना मजा आता अगर वह उसके पिता की वसीयत के घमंड को तोड़ देता, उसे हर जेल से गुजारता और फिर उसे किसी गंभीर अपराध में फंसा देता जिसे फैगिन आसानी से करवा सकता था, साथ ही उससे अच्छा मुनाफा भी कमा लेता। ये सब क्या है? रोज ने कहा। सच्चाई, बीबी, चाहे वह मेरे मुंह से ही क्यों न आई हो, लड़की ने जवाब दिया। फिर उसने शपथ लेते हुए कहा, जो मेरे कानों में आम हैं लेकिन तुम्हारे लिए अजीब होंगी, कि अगर वह अपनी जान खतरे में डाले बिना लड़के की जान ले सकता तो वह ऐसा कर देता, लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सकता, वह जीवन भर हर मोड़ पर उसे खत्म करने के मौके की ताक में रहेगा। अगर वह उसकी पैदाइश और इतिहास का फायदा उठा सकता है तो वह उसे अब भी नुकसान पहुंचा सकता है। संक्षेप में फैगिन, उसने कहा, यहूदियों के रूप में तुमने ऐसे जाल कभी नहीं बिछाए होंगे जैसे मैं अपने छोटे भाई ओलिवर के लिए बिछाऊंगा। उसका भाई? रोज चौंक कर बोली। यह वही शब्द थे, नैन्सी ने कहा, चारों ओर बेचैनी से देखते हुए, क्योंकि वह जब से बोलना शुरू हुई थी साइक्स का खौफ उसे लगातार परेशान कर रहा था। और भी जब उसने तुम्हारे और दूसरी महिला के बारे में बात की और कहा कि या तो ऊपर वाले या शैतान ने उसके खिलाफ ऐसा किया है कि ओलिवर तुम्हारे पास आ गया, तो वह हंसा
और कहा कि इसमें भी एक संतोष है, क्योंकि कितने हजारों लाखों पाउंड तुम जानने के लिए खर्च कर देती अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा यह 2 पैरों वाला कुत्ता कौन है। तुम्हारा मतलब नहीं है, रोज ने बहुत ही पीले पड़ते हुए कहा, कि यह सब सच में कहा गया था। उसने कड़वाहट और गुस्से में सच में बात की। अगर किसी आदमी ने कभी गुस्से में सच्चाई बोली हो, लड़की ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह आदमी गंभीर होता है जब उसकी नफरत जागती है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो उससे भी बुरे काम करते हैं, लेकिन मैं उन सबकी बातें दर्जनों बार सुनना पसंद करूंगी, बजाय उस मोंक्स की एक बार की बात के। रात गहरा रही है और मुझे बिना शक के घर पहुंचना होगा कि मैं इस तरह के काम के लिए यहाँ आई थी। मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, रोज ने कहा। इस जानकारी का मैं तुम्हारे बिना क्या उपयोग कर सकती हूँ? वापस जाओ। तुम ऐसे साथियों के पास क्यों लौटना चाहती हो जिन्हें तुमने इतनी भयानक तस्वीर में दिखाया है? अगर तुम इस जानकारी को उस सज्जन को दोहराओ जिसे मैं अगले कमरे से तुरंत बुला सकती हूँ, तो तुम्हें आधे घंटे के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। मुझे वापस जाना होगा, लड़की ने कहा। मैं वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं कैसे ऐसी बातें एक मासूम बीबी को बता सकती हूँ? क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, उनमें से एक, उन सभी में सबसे खतरनाक, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, नहीं, यहाँ तक कि मुझे उस जीवन से बचाने के लिए भी जो मैं अभी जी रही हूँ। तुम्हारा इस प्यारे लड़के के पक्ष में पहले हस्तक्षेप करना, रोज ने कहा, तुम्हारा यहाँ आना, इतना बड़ा खतरा उठाकर मुझे बताने के लिए कि तुमने क्या सुना है, तुम्हारा तरीका, जो मुझे यह यकीन दिलाता है कि तुम सच बोल रही हो, तुम्हारा पश्चाताप और शर्म का एहसास, ये सब मुझे विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा अब भी सुधार हो सकता है। ओह, लड़की ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। कृपया मेरी विनती को अनसुना मत करो, जो तुम्हारे अपने लिंग की है। पहली मुझे यकीन है, जिसने दया और सहानुभूति की आवाज में तुमसे अपील की है। मेरी बात सुनो और मुझे अब भी तुम्हें बेहतर जीवन के लिए बचाने दो। बीबी, लड़की रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ी। प्यारी, दयालु, स्वर्ग जैसी बीबी, तुम पहली हो जिसने मुझे इस तरह के शब्दों से आशीर्वाद दिया है, और अगर मैंने उन्हें सालों पहले सुना होता तो शायद वे मुझे पाप और दुख भरे जीवन से मोड़ देते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए कभी देर नहीं होती, रोज ने कहा। बहुत देर हो चुकी है, लड़की ने अपनी मानसिक पीड़ा में छटपटाते हुए कहा। मैं उसे अब नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बन सकती। तुम क्यों बनोगी? रोज ने पूछा। उसे कुछ भी नहीं बचा सकता, लड़की ने रोते हुए कहा। अगर मैंने दूसरों को वह बताया जो मैंने तुम्हें बताया है और उन्हें पकड़वाया, तो वह जरूर मारा जाएगा। वह सबसे साहसी है और बहुत ही क्रूर रहा है। क्या यह संभव है, रोज ने कहा, कि तुम ऐसे आदमी के लिए अपने हर भविष्य की आशा और तुरंत बचाव की निश्चितता छोड़ सकती हो? यह पागलपन है। मुझे नहीं पता यह क्या है, लड़की ने जवाब दिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऐसा ही है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों और लोगों के साथ जो उतने ही बुरे और दुखी हैं जितनी मैं हूँ। मुझे वापस जाना होगा। चाहे यह भगवान का गुस्सा हो, जो मैंने किए गए पापों के लिए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर दुख और बुरे व्यवहार के बावजूद उसके पास खिंच जाती हूँ, और मैं खिंचती रहूंगी, चाहे मुझे पता हो कि आखिर में मैं उसी के हाथों मरने वाली हूँ। मैं क्या करूँ? रोज ने कहा। मुझे तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हें देना चाहिए, बीबी, और मुझे पता है तुम दोगी, लड़की ने उठते हुए कहा। तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी,
क्योंकि मैंने तुम्हारी दयालुता पर भरोसा किया है और तुमसे कोई वादा नहीं लिया जो मैं ले सकती थी। फिर मेरे पास जो जानकारी है उसका क्या उपयोग है? रोज ने कहा। इस रहस्य की जांच होनी चाहिए, वरना इस जानकारी का ओलिवर को क्या फायदा होगा जिसे तुम मदद करना चाहती हो। तुम्हारे पास कोई सज्जन जरूर होंगे जो इसे एक रहस्य के रूप में सुनेंगे और तुम्हें सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें फिर से कहाँ और कैसे मिल सकती हूँ जब जरूरत पड़ेगी? रोज ने पूछा। मैं यह नहीं जानना चाहती कि ये भयानक लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय के बाद तुम कहाँ चलोगी या किस समय तुम मुझे मिलोगी? क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम मेरे रहस्य को सख्ती से छिपाए रखोगी और अकेली आओगी, या केवल उसी व्यक्ति के साथ जो इसे जानता है और मुझे कोई देखेगा या पीछा नहीं करेगा? लड़की ने पूछा। मैं तुम्हें सच्चे दिल से वादा करती हूँ, रोज ने जवाब दिया। हर रविवार की रात 11 बजे से 12 बजे तक लड़की ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं लंदन ब्रिज पर चलूंगी अगर मैं जिंदा रही। एक और पल रुको, रोज ने बीच में कहा, जब लड़की जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। अपनी हालत के बारे में एक बार फिर सोचो और इस स्थिति से निकलने का जो अवसर तुम्हें मिला है उस पर विचार करो। तुम्हारा मुझ पर हक है, सिर्फ इस जानकारी को स्वेच्छा से देने के कारण ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला होने के नाते भी जो लगभग खो चुकी है। क्या तुम इस चोरों के गिरोह और इस आदमी के पास लौटोगी जब एक शब्द तुम्हें बचा सकता है? कौन सा मोह है जो तुम्हें वापस खींच रहा है और तुम्हें बुराई और दुख से चिपकाए रखता है? ओह, क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं है जिसे मैं छू सकूं? क्या कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं इस भयानक मोह से तुम्हें रोक सकूं? जब ऐसी महिलाएं जो तुम्हारी तरह जवान, नेक और खूबसूरत होती हैं, लड़की ने दृढ़ता से जवाब दिया, अपना दिल किसी को देती हैं तो प्यार उन्हें किसी भी हद तक ले जाता है, यहाँ तक कि तुम जैसी, जिनके पास घर, दोस्त, दूसरे चाहने वाले और सब कुछ है जो उनके दिलों को भर सकते हैं। जब हम जैसी, जिनके पास कोई निश्चित छत नहीं होती सिवाय ताबूत के ढक्कन के, और बीमारियां, मौत में कोई दोस्त नहीं होता सिवाय अस्पताल की नर्स के, अपने सड़े हुए दिल को किसी आदमी के हवाले कर देती हैं और उसे अपनी दुख भरी जिंदगी में वह जगह दे देती हैं जो हमेशा खाली रही है, तो हमें ठीक करने की उम्मीद कौन कर सकता है? हमें दया करो बीबी, हमें दया करो कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही भावना बची है और उस पर भी एक भारी सजा के कारण आराम और गर्व की जगह हिंसा और दुख का नया साधन बन गया है। क्या तुम? रोज ने कुछ देर रुककर कहा, मुझसे कुछ पैसे ले लोगी जो तुम्हें बिना बेईमानी के जीने में मदद दे सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक हम फिर से मिलें। एक पैसा भी नहीं, लड़की ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। मेरी सारी कोशिशों को ठुकराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, रोज ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा। मैं सच में तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी सेवा तब करोगी बीबी, लड़की ने हाथ मरोड़ते हुए जवाब दिया, अगर तुम अभी मेरी जान ले सको, क्योंकि आज रात मुझे अपने बारे में जितना दुख हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ, और यह कुछ होगा कि मैं उस नरक में नहीं मरूंगी जिसमें मैंने अपना जीवन बिताया है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें प्यारी बीबी, और तुम्हारे सिर पर उतनी ही खुशी भेजें जितनी मैंने अपने सिर पर शर्म डाली है। यह कहते हुए और जोर जोर से रोते हुए दुखी प्राणी मुड़कर चली गई, जबकि रोज मेली इस असाधारण मुलाकात से बेहद प्रभावित हुई, जो एक तेज सपने जैसी लग रही थी। एक कुर्सी पर बैठ गईं और अपने बिखरे हुए विचारों को एकत्र करने की कोशिश करने लगीं।